नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय है मेडिकल मैनेजमेंट। दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे। केंद्र से 250 आईसीयू बेड की पहली खेप जल्द मिलेगी। दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। तो जो चर्चाएं लगातार हो रही थी लॉकडाउन को लेकर, उस लॉकडाउन को लेकर फिलहाल सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और इससे पहले भी लॉकडाउन के फेवर में आम आदमी पार्टी सरकार कभी नहीं रही। सरकार ने हमेशा कहा कि उपाय लॉकडाउन नहीं है। अब मनीष सिसोदिया कह रहे कि यहां पर जो मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं। सिसोदिया ने कहा लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। दिल्ली में यानी लॉकडाउन नहीं लगेगा। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की स्थिति स्पष्ट की थी, उसके बाद से कमोवेश ये स्थिति लोगों के जहन में बैठ चुकी थी कि अब दिल्ली में लॉकडाउन होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि आपकी दुकानें खुली रहें। अगर जरूरत हो तो कुछ बाजारों को सील किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन ये किसी भी तरह से लॉकडाउन नहीं होगा। तो कुछ बाजार जरूर सील हो सकते हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा होगा। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है मेडिकल मैनेजमेंट। अभी दिल्ली में 26,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। हमारे पास 16,000 बेड है, जिनमें से 50% बेड अभी खाली हैं। %50 बेड्स अभी खाली हैं, आइसोलेशन में लोग हैं। और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट शुरू हो चुके हैं। डीएम के आदेश के बाद यह टेस्टिंग शुरू हुई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। कोरोना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर आने जाने वाले को ही टेस्टिंग का सामना करना पड़ रहा है। डीएनडी और चीला बॉर्डर पर यह टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए डीएनडी बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों में काफी इजाफा हुआ, जिसको लेकर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को डीएनडी और चीला बॉर्डर की ओर से आने वाले व्यक्तियों की रैंडम चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहां सभी दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पूरी तरीके से खुले हैं। गौतम बुद्ध नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी ने बताया कि डीएनडी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली से आने वाले लोगों की आज रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर रैंडम चेकिंग के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दिल्ली वापस भेजा जाएगा। ये आज जो है चिल्ला बॉर्डर पे और डीएनडी फ्लाईओवर पे की जाएगी। दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी आज। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन और अशोक नगर। सर, किस तरीके से कंटेन करेंगे लोगों को? अगर कोई दिल्ली संक्रमित मिलता है तो और नोएडा मिलता है तो आप लोग कर ही देंगे? अगर नोएडा मिलता है तो हम कर देंगे। उसके बाद दिल्ली का होगा तो हम दिल्ली को भेजेंगे। तो कोई ऐसा टारगेट है कि एक दिन में भी इतने, आज के दिन में इतने करना? जितने मैक्सिमम हो सकेंगे। भीड़ को लेकर ऐसा कोई टारगेट नहीं। टाइमिंग अभी से शुरू होगी शाम। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। वहीं नोएडा के सुहास एलवाई जिलाधिकारी ने भी पूरी तरह से स्वास्थ्य टीम जो है अलर्ट कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं डीएनडी पर। देखिए, आप पीछे देखिए, डीएनडी पर आने वाले वाहनों को पूरी तरह से पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो रोक रहे हैं। रोकने के बाद जो दिल्ली की तरफ से यूपी की तरफ, मतलब नोएडा की तरफ गाड़ियां एंट्री कर रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। रोकने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो यहाँ पर कोरोना संक्रमित मतलब टेस्ट कर रही है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका यही है कि पूरी तरह से जो चेक किए जाएंगे और किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। और लगातार जो दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरी तरह से
जिले के जो जिलाधिकारी हैं सुभाष एलवाई, उन्होंने अपनी टीम अलर्ट कर दी है, जिससे कोरोना के आंकड़े यूपी में ना पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मच चुका है। कपिल सिब्बल को अधीर रंजन ने दिखाया आईना, बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बिहार एमपी यूपी के चुनाव में कपिल सिब्बल का चेहरा नहीं देखा। कांग्रेस में आपस में ही खींचतान चल रही है, बगैर कुछ बोलना आत्मनिरीक्षण नहीं। अधीर रंजन चौधरी कपिल सिब्बल पर निशाना साध रहे हैं। बिहार एमपी चुनाव के दौरान जो नतीजे रहे, उसके बाद से अब जबरदस्त तरीके से खींचतान अधीर रंजन और कपिल सिब्बल के बीच में। अगर कपिल सिब्बल बिहार मध्य प्रदेश जाते तो वो साबित कर सकते थे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, और इससे उन्होंने कांग्रेस की स्थिति मजबूत की होती। ऐसी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, बगैर कुछ किए बोलने का मतलब आत्मनिरीक्षण नहीं है। अगर कपिल सिब्बल बिहार मध्य प्रदेश जाते तो वो साबित कर सकते थे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। और खबर अहमदाबाद से है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर शिकंजा कसा है। ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए तक निकासी कर सकेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति खराब है। केंद्र सरकार ने 1 महीने की मोहलत दी है। 92 साल पुराना है लक्ष्मी विलास बैंक। गुजरात के कई शहरों में है बैंक की शाखाएं। अहमदाबाद, आनंद, गांधीधाम, गांधीनगर में इसकी शाखाएं हैं, लेकिन अब इसकी हालत खराब है, बद से बदतर है, हाशिए पर है बैंक। बयानवे साल पुराना लक्ष्मी विलास बैंक हाशिए के कगार पर आ चुका है। गुजरात के कई शहरों में इस बैंक की शाखाएं हैं। अहमदाबाद, आनंद, गांधीधाम और गांधीनगर में इसकी शाखाएं हैं। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर अब शिकंजा कसा है। बयानवे साल पुराना लक्ष्मी विलास बैंक पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल बैंक हाशिए के कगार पर है। गुजरात के कई शहरों में इसकी शाखाएं हैं और ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए अब इस बैंक से निकाल पाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति खराब है। केंद्र सरकार ने 1 महीने की मोहलत दी है। 92 साल पुराना लक्ष्मी विलास बैंक। गुजरात के कई शहरों में बैंक की शाखाएं, अहमदाबाद, आनंद, गांधीधाम, गांधीनगर में इसकी शाखाएं हैं। संकट कब से शुरू हुआ? एलवीबी की मौजूदा परेशानी तब शुरू हुई जब इसने रैनबैक्सी और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर्स मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के लगभग 720 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट पर ध्यान दिया। साल 2016-17 की शुरुआत में रैलीगेयर फिनवेस्ट के द्वारा बैंक को 794 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट के लिए बढ़ावा दिया गया था। रैलीगेयर ने बाद में लोन वसूलने के लिए एफडी का पैसा एलवीबी की दिल्ली शाखा पर मुकदमा दायर कर दिया था और ये मामला अब अदालत में है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डीएम अजय शंकर पांडे ने लिया हिंडन छठ घाट का जायजा। डीएम अजय शंकर पांडे की लोगों से अपील, ज्यादातर लोग अपने घरों में रहकर ही छठ का पर्व मनाएं। जो लोग घाटों पर आकर पर्व मना रहे हैं वो डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। घाटों पर टेम्परेरी अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, लोगों से अपील की जा रही है कि इस कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए आप लोग अपने घरों में ही छठ पूजा करें तो बेहतर है। लेकिन फिर भी गाजियाबाद अंदर छठ के लिए घाट तैयार हो चुके हैं। डीएम अजय शंकर पांडे ने जायजा भी लिया और लोगों से अपील भी की है इस दौरान में, और ये भी अपील की है कि जो लोग घाट पर पहुंचे वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डीएम अजय शंकर पांडे ने छठ घाट का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से उन्होंने क्या कुछ अपील की है, जरा सुनिए एक बार। देखिए, छठ पूजा की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन के जितने भी विभाग इन तैयारियों में लगते हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। इसके अलावा छठ के इस पर्व को आयोजित करने वाले जो संगठन हैं उनके साथ भी हम लोग की बातचीत हो गई है और हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियाँ भी अपनी शुरू कर दी हैं। मेन विषय यहाँ पर नदी की सफाई का है, घाट की सफाई का है और इसके लिए पानी छोड़ने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया था और पानी वहाँ से छूट भी गया है और आज रात तक और कल सुबह तक प्रवाह है बहुत साफ़ सुथरा यहाँ हो जाएगा। बाकी नगर निगम यहाँ पर जो घाट की सफाई का काम है, बिजली का प्रबंध है, वो सारी कार्रवाइयाँ यहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं।
आज उत्तर प्रदेश सरकार की एक गाइडलाइन भी जारी हो गई है, जिससे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भी सब अवगत हो गए हैं कि हमें, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संक्रमण हो या इससे लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित। देखिए, छठ यूपी सरकार ने भी छठ पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी की। पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वो इस पर्व को घर पर ही मनाएं। पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, चेहरे पर मास्क होगा, सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो इस पर्व को घर पर ही मनाएं। इस बार ये देखिए आस्था का विषय है छठ, और ऐसे में जब छठ पूजा शुरू होने वाली है, उससे पहले घाट भी सज चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में प्रशासन अपील कर रहा है कि घरों पर ही पूजा कीजिए। खबर शाहजहांपुर से, गैंगरेप पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता के साथ शराब के नशे में 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पीड़िता ने धरना दिया। पीड़िता ने पुलिस पर लगाए आरोपियों से मिलीभगत के आरोप। कई महीनों से फरार चल रहा है आरोपी और अब तक उसे गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया। देखिए, सवाल ये है कि किसी महिला के साथ में इतनी विभत्स घटना घट जाती है, उसके बावजूद पुलिस ऐसे मामलों को इतना हल्के में, इतना लाइटली कैसे ले सकती है। पीड़िता के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, लेकिन अब तक वो आरोपी फरार हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अब पीड़िता धरना दे रही है और उसका कहना है कि या तो आप अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए या फिर मुझे कहीं ले जाकर मार दीजिए। पुलिस शाहजहांपुर चाहे न्याय करे या खुद मुझे ले जाकर मार दे। दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए ये पुलिस महकमे से कह रही है। भाई राम कुमार के लड़का हो, उसमें दावत थी, तो इन लोगों ने मतलब खूब कच्ची दारू पी। दावत मतलब राम कुमार, अरनु, धर्म सिंह और राम निवास ने दारू पियाई और भगवान सिंह और पियाई कि मेरे घर रात के 11:30 बजे उसके हमारे हाथ पैर बांध के मुँह में कपड़ा लगाए के डाल के अपने घर ही ले गए। घर ही ले जाए हमें बंद करो। और 3 लोगों ने मेरे संग गलत काम करो, राम कुमार, अरनु और धर्म सिंह। तो इस मामले को लेकर आपने पुलिस केस किया था क्या? हाँ, फिर इन्ने लोगों ने बंद कर दो हमें, फिर इन्ने 100 नंबर फोन करो, गाड़ी बुलाई और हमें 100 नंबर वाले ने छुड़वाओ। फिर हम थाने गए, थाने बैठे रहे 2 दिन, हमारी नाई सुनी। एक महिला है जो कांड थाने से संबंधित प्रकरण है। इन्होंने 156(3) में एक अभियोग पंजीकृत कराया है अपने रेप किए जाने का। इनके गांव के लोगों पर के 4 लोगों पर ही आरोप है इनका, जिसमें 2 भाई हैं, उनका एक बेटा है, एक और गांव का व्यक्ति है। 156(3) के अंतर्गत इनका अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसकी विवेचना, निष्पक्ष विवेचना कराई जा रही है। वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश कराया जा रहा है। इनके अगेंस्ट भी, इनके खिलाफ भी, इनके पति के खिलाफ भी 156(3) के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा दिया गया है विरोधियों के द्वारा। वो भी अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसकी विवेचना की जा रही। पुलिस उसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीपक मेरे सहयोगी मेरे साथ। दीपक, मामले में पुलिस का ढुलमुल रवैया क्यों है? आखिर क्या कनेक्शन है अपराधियों से पुलिस का? देखिए पूजा जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये सीधी तौर पे जो गैंगरेप पीड़िता है वो पुलिस से चिल्ला कर कह रही है कि जो आरोपी है वो फरार है, उनको गिरफ्तार करो। वो 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, लेकिन पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। आज मामले को 4 महीने बीत गए, 4 महीने से पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि महिला का ये भी कहना है कि जो आरोपी है उससे पुलिस की सीधी तौर पे साठगांठ है। ये आप महिला ये कह रही है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आत्महत्या कर लेगी। इधर एसपी सिटी ये कह रहे हैं कि उसके पति के खिलाफ आरोपियों ने जो दीपक है उसने मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन सीधे तौर पे ये जो पीड़िता है, पीड़िता के पति पर आखिर पुलिस ने मामला दर्ज क्यों किया? सवाल कई है, लेकिन सवाल जो जवाब है वो पुलिस से नहीं आ रहा है सामने। दरअसल ये बात है कि जो पुलिस है, पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। अब वजह क्या है? वजह भी पुलिस खुल के जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन जिस तरह से
ये मामला है। आखिर पीड़ित महिला आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी है, जिला अधिकारी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन जिला अधिकारी उससे नहीं मिले, पुलिस अधीक्षक भी नहीं मिले। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक नगर है उन्होंने सिर्फ कैमरे पर आकर बयान तो दे दिया, लेकिन कैमरे पर बयान देने से काम नहीं चलता है। जिस तरह से पीड़िता लगातार चिल्ला रही है, पीड़िता का यही कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन उसके बाद जो आरोपी है वो सिर्फ पुलिस कह रही फरार है। लेकिन आखिर फरार है तो क्यों फरार है, पुलिस क्या कर रही है, कई सवाल है पूजा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से आसमान साफ नजर आ रहा है। लंबे समय के बाद दिल्ली वासी साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। आयकर की ओर से आंकड़ा के मुताबिक आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले 2 दिन से भारी गिरावट हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से पराली का धुआं भी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट और एयर क्वालिटी कमीशन हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक मुकदमा दायर करे, क्योंकि इन दोनों मुख्यमंत्रियों की लापरवाही की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्यों है आज दिल्ली वालों के लिए खास दिन? क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को नीला आसमान देखने को मिला है। 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को चमकती हुई धूप देखने को मिली। 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को ऐसी हवा मिली है जिसमें वो आराम से सांस ले सकते हैं और उनका दम नहीं घुट रहा। वरना पिछले 1.5 महीने से और हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली वालों को एक दम घुटने वाला माहौल, एक ऐसी हवा जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हर साल दिल्ली एनसीआर वाले, पूरे उत्तर भारत वाले साल दर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में झेलते हैं। और उसका क्या नतीजा होता है? हमें छोटे छोटे बच्चों को 5-5, 6-6 साल के बच्चों को लगातार नेबुलाइजर देना पड़ता है। हमें अपने घर के बुजुर्गों को बार बार डॉक्टर पे लेके जाना पड़ता है, अस्पताल लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। क्यों है आज दिल्ली वालों के लिए खास दिन? क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने बाद दिल्ली इलाके में नहीं रुक रही है चोरी की वारदातें। चोरों ने गांव में एक घर को बनाया निशाना। चोरों ने नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी की बढ़ती वारदात के बाद पुलिस पर अच्छे सवाल। चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव का मामला है। सुबह में पता चला कि कार चोरी हुआ है दुकान में। हम आए देखे तो चोरी हुआ था। यहाँ पे शटर उठा हुआ है। हम चौपन में दुकान खोले हैं गल्ले की। हम ओबरा में रहते हैं, ओबरा के निवासी हैं मूल रूप से। यहाँ कैब का काम करते हैं। और इसके पहले कब चोरी हुई थी आपके यहाँ? अरे करीब 20 दिन पहले, महीने में दूसरी बार चोरी हुई है। तो क्या हुआ अभी उस बार से चोरी का कोई खुलासा हुआ? पुलिस कोई कार्रवाई की? कार्रवाई कर रहे थे मगर बेखौफ बदमाशों को नहीं है खाकी का खौफ। दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर महिला से लूटी चेन। तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। बाहा थाना इलाके के सत्र बाजार का मामला। सड़क हादसे में युवक की मौत। टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टूंडला से पढ़ाई कर लौट रहा था युवक। मौके पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। पचोखरा क्षेत्र के आशीर्वाद पैलेस के सामने यह हादसा हुआ। हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। सभापति यादव और सुभाष यादव पर इनाम राशि बढ़ी। एडीजी प्रयागराज जोन ने आरोपियों पर बढ़ाई इनाम राशि। 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की इनाम राशि। पुलिस से मुठभेड़ के बाद दोनों ही फरार चल रहे हैं। पुलिस 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई कर चुकी। सभापति यादव के भांजे ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को गोली मारने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। अंधविश्वास के चलते शव से हैवानियत। कब्र से शव निकालकर सर धड़ से अलग कर दिया। बुजुर्ग की 15 दिन पहले मौत हुई थी। ग्रामीणों के पहुंचने पर तांत्रिक मौके से फरार।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी का मामला है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा है। सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।